हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास में। एंड वेलकम टू हॉलीवुड गाइस। तो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे हमारे आरआरबी एनटीपीसी एंड एएलपी स्पेशल, जो कि 2026 में हमारा एग्जाम होगा, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। जीके जीएस के लास्ट 10 ईयर्स के मैं रिपीटेड क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। आज है हमारी क्लास नंबर 16। ठीक है, सेट नंबर 16 है। तो जिसने भी पहले की 50 क्लासेस को याद से कर लेंगे, बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चे, यहाँ पे हमारा जो है, हमारा रेलवे पे क्या है, ऑफर चल रहा है। आप अगर रेलवे के कोर्सेज को क्या करते हैं, लेते हैं, तो हमारा 2026 के जो प्लान्स हैं, जैसे हमारा ऑल कोर्सेज, मॉक टेस्ट, नोट्स और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो है 58% तक यहाँ पे हमारा ऑफ है रेलवे के एग्जाम्स में। ठीक है, एक कोड यूज करेंगे उस सब, तो आप हमारे इन कोर्सेज को क्या कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे 58% फ्लैट के साथ। ठीक है, चले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है, तो इसी प्यारे से मोटिव साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम रहता है, आप लोग करते जाया करो। तो बस ठान लेना है कि नहीं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अपना 100% दो। कहते हैं ना, जिस दिन आप 100% देना सीख जाओगे, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, है ना। चले मेहनत करते रहो। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, कौन सी भरतनाट्यम नृत्य की 1991 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी। Which Bharatnatyam dancer become the second youngest dancer to be awarded the Padma Shri Award in 1991? चले, अच्छा पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म अवार्ड, है ना। 2025 की अगर मैं बात करूं, देखो 2025, ठीक है, टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए। ठीक है बच्चे, टोटल दिए गए थे कितने, 139, है ना। 139 पद्म अवार्ड दिए गए थे। अब हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं पद्म अवार्ड को। पहला है पद्म पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। ओके, पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो दूसरा है हमारा पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक है। और थर्ड है पद्म अवार्ड में कौन सा, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री है। ओके, ठीक है। अब जो पद्म विभूषण है, देखो टोटल 139 पीपल्स को दिए गए हैं पद्म अवार्ड। जिसमें से पद्म विभूषण, जो कि पद्म अवार्ड का हाईएस्ट अवार्ड है, ये दिया गया है 7 पीपल्स को, कितने, 7 लोगों को। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया बच्चा कितना, 19 पीपल्स को। एंड पद्मश्री दिया गया हमारा 113, यानी 113 लोगों को। ठीक है, 113 पीपल। तो इस तरीके से टोटल हमारे 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके, चले आगे देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नर्तकी बनी थी तो कौन थी, का नाम पूछा जा रहा है। ये है अलारमेल बल्ली। ठीक है, अलारमेल बल्ली है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम की बात करें तो बच्चे तमिलनाडु का ये क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म। अब क्लासिकल डांस की बात हो रही है तो भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, ये भी जरा सुन लो। ठीक है, तो भारत में हम बात करते हैं तो बच्चा देखो 8 प्रकार के, 8 टाइप्स हमारे जो हैं क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, पहला हम देख ही चुके हैं, भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है बच्चे, तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ओके, ठीक है, आगे आते हैं, एक है हमारा कुची, कौन सा है, कुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी है,
ये कहाँ का है? तो कच्ची पूड़ियाँ कहाँ से की जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है? आंध्र प्रदेश का है। आगे आते हैं, एक है हमारा सत्रिया, कौन-सा बच्चे? सत्रिया। तो रिया दीदी कहाँ रहती हैं? रिया दीदी रहती हैं असम में, कहाँ पे? असम का है, ठीक है? एक है हमारा कौन-सा? मणिपुरी, कौन-सा बच्चे? मणिपुरी। नाम से ही पता चल रहा है बच्चा मणिपुरी का होगा, मणिपुर का होगा, ठीक है? एक है हमारा ओडिसी, कौन-सा है? ओडिसी, ओडिसी। ओडिसी हमें पता है उड़ीसा का ही होगा, ठीक है। एक हमारा कौन-सा है बच्चे? कथक, कौन-सा है? कथक, ठीक है? कथक। अब कथक की याद रखना, वैसे तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, यूपी, या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है? नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है? यानी उत्तरी भारत, ओके? कथक। अब 2 और है बड़े फेमस है, कौन-सा? एक तो है बच्चे कौन-सा? कथकली है, कथकली, और एक है मोहिनीअट्टम, कौन-सा है? मोहिनीअट्टम, ठीक है? मोहिनीअट्टम। ये दोनों के दोनों किसके हैं? ये दोनों के दोनों केरला के हैं। ये हैं केरला। ये तो 8 क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है? लेकिन हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है? कल्चरल मिनिस्ट्री। तो ये कहती है भई हमारी, ये कहती है कि भारत में 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं और 9th क्लासिकल डांस कौन-सा है हमारा? ये है छऊ। कौन-सा है? छऊ। जो कि 3 स्टेट्स का है हमारा। एक स्टेट है झारखंड, एक स्टेट है बच्चे वेस्ट बंगाल, एंड एक स्टेट है आपका ओडिशा, ठीक है? ओडिशा। याद रखेंगे, भारत में इस तरीके से अकॉर्डिंग कल्चरल मिनिस्ट्री कितने 9 क्लासिकल डांस हैं, एंड वैसे हम कह सकते हैं ऑफिशियली लिस्टेड है 8 क्लासिकल डांस, ठीक है? तो ये क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक? चलिए, ओके, आगे देखते हैं। चलो, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की? वायसराय created the creation of elected local government bodies। चलिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी किसकी बात कर रहा है? पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पंचायती राज सिस्टम, ठीक है? पंचायतों की बात कर रहा है, ओके? पंचायती राज सिस्टम, लोकल लोकल जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? पंचायती राज सिस्टम हो गई, या हम कह सकते हैं हमारा जो म्युनिसिपैलिटीज हो गई, है ना? नगर पालिका, नगर परिषद परिषद, ठीक है? ओके, तो ये कह रहे हैं किसके समय में हुआ था बच्चे? लॉर्ड रिपन के समय में। किसके? लॉर्ड रिपन के समय। याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन, जिसका टाइमलाइन है 1880 1884, ठीक है? लॉर्ड रिपन, ये भी हमें याद रखेंगे। इसको भारत में क्या कहते हैं? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसका फादर, या हम कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था का या स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। चलो नेक्स्ट। देखो, इसने दे रखा है लॉर्ड रिपन का टाइमलाइन 1882 1884। अब इसके समय में क्या क्या हुआ? एक तो हमारा क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि एक भारतीय भाषा अधिनियम था, यानी भारतीय भाषाओं पर क्या लाया गया था? एक एक्ट, एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है? ओके, ठीक है? आगे देखते हैं, इसके समय में पहला कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में, यानी स्थानीय सुशासन पर जो है सरकारी संकल्प हुआ था पंचायतों के लिए। इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी इलवर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसको हम व्हाइट बिल भी कहते हैं, है ना? शिक्षा पर हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 इसी के समय एस्टैब्लिश हुआ था। तो इनको याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है? ओके, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में दे रखा है, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है ना? चलिए, तो लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे हमारा है, ये ऑप्शन में दे रखा है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं हम, तो इसके समय में क्या हुआ? एंग्लो नेपाल वॉर होता है 1814 टू 16, एंड ट्रिटी ऑफ सुगौली होती है 1816। यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध होता है और एक संधि हो जाती है 1816 में, ठीक। थर्ड, मराठा वॉर होता है, कब होता है? 1817 टू 19, एंड हमारा क्या होता है यहाँ पे? मराठा संघ का विघटन हो जाता है, मराठा पूरा का पूरे से टूट जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, 1820 में आता है। किसके समय में? हेस्टिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 टू 46 चलता है। लाहौर ट्रिटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में। कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन जैसी सामाजिक सुधार होते हैं, है ना? ये कह रहा है जो गर्ल चाइल्ड है ना, उसको पेट में ही पता चला कि हाँ पेट में बच्ची है, पेट में ही मार दिया। ऐसी चीजों पर इसको प्रोविज किया गया था, इस पे बैन लगाया गया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880 इसका टाइमलाइन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय में आता है। अब देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के समय में एबोलिश किया गया था, खत्म किया गया था, निरसित या रिपील, ओके। लेकिन लाया कौन था? लॉर्ड लिटन लाया था, ठीक है। ओके, भारतीय भाषा अधिनियम। आर्म्स एक्ट आया, ठीक है, ये 1878 में। सेकेंड अफगान वॉर होता है 1878 टू 18। इन विक्टोरिया assumed the title of केसरे हिंद ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद और भारत की साम्राज्ञी या भारत की महारानी का टाइटल भी इसी के समय लिया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं कराती हूँ ना इस क्लास का, इसको भाई बहुत अच्छे से किया करो, क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? आंसर करेंगे। विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू, या फिर तिब्बत प्लेटू की बात हो रही है। चलिए, तो हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, हमें पता है विश्व की छत, ठीक है। विश्व की छत या रूफ के नाम से भी हम जानते हैं किसको? हम जानते हैं तिब्बत प्लेटू को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, तिब्बत प्लेटू, है ना? कहाँ पर है? भारत के ये ऊपर, ये तिब्बत प्लेटू, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान डैश घराने के संस्थापक हैं, ठीक है? कौन सा ऐसा घराना है जिसके फाउंडर हैं ये दोनों? चलिए, हमारे दे रखे घराने जिसमें हमारा जयपुर अतरौली घराना है, ग्वालियर, आगरा किराना से जुड़े हैं बच्चे, ये जुड़े हैं किराना घराना से। ऑप्शन होगा डी, किराना घराना, ठीक है। चलिए अब कुछ फैक्ट और देख ले रहे हैं। ये कह रहा है जयपुर अतरौली घराना जयपुर राजस्थान में है मेनली। इससे कौन जुड़े हैं संगीतकार, या हम कह सकते हैं जो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, किशोरी अमोनकर हैं, उल्हास कशालकर हैं, अल्लादिया खान है, ठीक है। स्वर शैली की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोन स्टाइल क्या है इनका? लयकारी, उन जटिल ताल पैटर्न, सरगम, सुधार पर जोर देने के साथ साथ। इतना डीप आपका एग्जामिनर नहीं जाता, नाम याद रखेंगे और किससे जुड़े हैं। ग्वालियर घराना से कौन जुड़े हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तानसेन एंड कुमार गंधर्व, ठीक है। आगरे घराने से आगरा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, फयाज खान, खादिम हुसैन खान एंड सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ये वाला पॉइंट मत याद करना, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। उतना ही याद रखना, नेम और घराना। चलिए, पावो नूर में खेल कहाँ आयोजित हुए हैं जिनमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, आंसर करेंगे। Where were the Pavo Nurmi Games held in which नीरज चोपड़ा won his first gold medal? नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक में पहली बार इन्होंने जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में ख्याति प्राप्त की थी, टोक्यो ओलंपिक जापान में जो हुए थे, ठीक है। चलिए, हरियाणा के दिग्गज प्लेयर है नीरज चोपड़ा, तो बच्चा क्या होगा हमारा? तुर्कू फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के तुर्कू में। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट, यानी प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है? चलिए, कौन सा है इनमें नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल? ठीक है, क्या होगा बच्चा? ये होगा हमारा लॉर्ड स्टोन का मैग मैग्नेटाइट, ठीक है, लॉर्ड स्टोन मैग्नेटाइट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी के बारे में दे रखा है, लॉर्ड स्टोन का मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबकों का एक उदाहरण है, बार चुंबक, नालाकार चुंबक और विद्युत चुंबक कृत्रिम चुंबकों का उदाहरण, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे एक तो बार मैग्नेट है, एक हमारी कैसी है नालाकार चुंबक की बात कर रहा है, यानी हॉर्स शूज मैग्नेट की बात कर रहा है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ओके, आगे देखते हैं। ये वही चुम्बक का स्ट्रक्चर दे रखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का। कहते हैं ना चुम्बक को जितनी बार हम टुकड़े करेंगे उतनी बार उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते जाते हैं। चले, ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले गायक या गायिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिंगर टू बी अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, दी भारत रत्न? चले, भारत रत्न की बात करूं बच्चे, 1954 से स्टार्ट किया जाता है ना। 1954 में थ्री पीपल्स को, तीन पर्सन्स को ये भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, चलो, ओके। तो अब इनमें से फर्स्ट सिंगर की बात कर रहा है जिनको भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, मिला, ये है मदुरई षणमुखादेवी लक्ष्मी। ठीक है, तो मदुरई लक्ष्मी आप याद रख लो, इतना हमारे लिए सफिशिएंट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who become the first Indian to be honored with South Africa's National Mandela Lifetime Achievement Award? ठीक है, नेशनल मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी। ठीक है, ओके, तो ये अवार्ड दिया जाता है इनके नाम पे। ओके, किसको मिला है? विनोद गणात्रा को। ठीक है, विनोद गणात्रा। ओके, ऑप्शन हमारा होगा बी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना डैश कहलाता है? चलिए, क्या कहलाता है? आंसर करेंगे एंड बच्चे सेशन को शेयर करते जाएंगे सब। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करते जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? विसरण, यानी डिफ्यूजन की बात कर रहा है, बात कर रहा है, डिफ्यूजन की बात कर रहा है। ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, डिफ्यूजन का पिक्चर दे रखा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? When did महात्मा गांधी ब्रेक दी सॉल्ट लॉ? ठीक है, तो सॉल्ट लॉ को कब ब्रेक किया था? तो बच्चा देखो, अब एक मार्च शुरू होता है जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च, है ना। कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च को ये स्टार्ट होता है 1930 को। कहाँ से? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। ओके, कितने? 78 फॉलोवर्स, यानी 78 अनुयायी गांधी जी के साथ जाते हैं। ठीक है, 24 डेज तक ये हमारा चलता है सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, कितना चलते हैं ये लोग? तो बच्चे ये चलते हैं 41 या कहीं कहीं 240 भी दे सकता है माइल्स तक ये दूरी तय करते हैं। ठीक है, या किलोमीटर में अगर आपसे पूछेगा केएम में, किलोमीटर है 386 या कहीं कहीं 87 किलोमीटर दे रखा होता है। ठीक है, तो इतना चलते हैं ये लोग। और साबरमती से कहाँ? 6 अप्रैल। ठीक है, साबरमती से 6 अप्रैल 1930 को कहाँ? दांडी। दांडी पहुंचकर ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं गांधी जी। अब क्यों गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह क्यों चलाया था? ठीक है, बच्चे उसका रीजन था, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था हर चीज पर। और ऐसा भी नहीं है कि भैया हमें नमक से ही सिर्फ टैक्स हटाना है। गांधी जी ने सोचा ऐसा काम किया जाए जिसपे हम इजीली अंग्रेजों का विरोध कर पाए। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई नमक हर घर में दिन में 2 से 3 बार खाने में डलता है, यूज होता है हर घर में। ठीक है, और अंग्रेजों तो इतने नालायक हो कि तुमने उस पे भी क्या लगा रखा है? पूरा का पूरा एकदम जो है टैक्स लगा रखा है भयंकर वाला। तब ये सॉल्ट लॉ जो है चलाया गया था कि भाई नमक पे से कानून जो है कर हटाओ, अदरवाइज हम अपना नमक बना लेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने बात सुनी नहीं। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या हुआ, दांडी के तट पर पहुंचकर, दांडी कोस्ट पर, और वहीं पे वहां की रेत को मुट्ठी में लेकर, और लो अंग्रेजों तुम्हारा सॉल्ट लॉ ब्लॉक कर दिया, हमने नमक कानून तोड़ दिया, है ना। कि क्या था, हमें उनके अगेंस्ट अपना प्रदर्शन, अपना जो है वो नाराजगी दिखानी थी, और कुछ नहीं था। तो 6 अप्रैल 1930, और इसी यहीं से एक मूवमेंट और स्टार्ट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 6 अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी दांडी मार्च की। चले, देखो दे भी रखा है। ये कह रहा है दांडी यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू की थी।
12 मार्च 1930 को, है ना? इसको दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह या नमक सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 240 माइल्स या 241 माइल्स मिल जाएगा। 24 डेज़ चले थे, है ना? लगभग 10 मील प्रतिदिन चले थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और सॉल्ट लॉ को क्या किया बच्चा? ब्रोक किया और सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था इसी दिन, ठीक है? तो ये पूरी स्टोरी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? विच कलर ऑफ लाइट हैज दी शॉर्टेज वेवलेंथ? तो वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्घ्य की शॉर्टेज यानी सबसे कम किसकी होती है? चलिए, आपने देखा होगा जो रेड सिग्नल है ना? रेड सिग्नल जो भी लाइट होती है, रेड लाइट, है ना? या फिर खतरा, जहां भी आपको खतरा डेंजर का साइन मिलेगा, आपने देखा रेड कलर का। क्यों वहाँ पे रेड ही लाइट का यूज़ होता है? तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है ना? तो सबसे लंबी वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे शॉर्ट यानी छोटी वेवलेंथ वायलेट कलर की, बैंगनी कलर की होती है, ठीक है? ऑप्शन हमारा होगा डी, ठीक? चलिए, याद रखेंगे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी है, 10 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 7 इंटू 10 टू द पावर 7 है, ठीक है? माइनस में 7 है। और वायलेट की जो है हमारी हाई एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे, लो एनर्जी। एंड हमारा जो वायलेट कलर है, देखो इसकी सबसे कम दिख रही है, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 है, ठीक है? तो ये हमारा है, ठीक है? चले, चार्ट को अच्छे से देखना, बड़ा प्यारा चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान डैश माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। चलिए, टू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल celebrated in Jharkhand on the last days of the dash month during the winter season। चलिए, आंसर करेंगे। तो बच्चा कब मनाया जाता है? पौष, ठीक है? जो पौष मंथ होता है, पौष महीना, तो मनाया जाता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये कह रहा, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्या होता है इसमें? देयर इज ओनली एक्सपोर्टिंग, द बजट deficit is low, there is only importing, there is फॉरेन ट्रेड, यानी केवल निर्यात होता है, बजट का घाटा कम होता है, केवल आयात होता है, या फिर कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। चलिए, आंसर करेंगे। तो बच्चे क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी होती है जिसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है, देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। आपको याद है 1991 में जब एलपीजी लाया गया था भारत में, 1991 में किसकी? मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के। 1991 में मनमोहन सिंह बच्चे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। भारत में एलपीजी लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी फुल क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। हम एलपीजी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारा क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण। तो इंडिया की मार्केट को ओपन कर दिया गया 1991 के बाद, ठीक है? ओके। लेकिन याद रखना, उससे पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? एकदम क्लोज इकोनॉमी, कि इन फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर रही थी, ठीक है? तो एकदम नहीं, प्रॉपर नहीं थी, लेकिन हाँ क्लोज, यानी आपको भारत में ही चाहे किस से बाटा है, बाटा ने जैसे भी शूज बनाए भाई, आपको वही पहनने हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के बनाए चाहे बेकार के, ठीक है? तो वही चीज, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बाहर से ले सकते हैं। इंडियन कंपनी भी होड़ लगा रही है, तो अच्छे से अच्छी चीजें बना रही हैं, और विदेशी कंपनी भारत में आ रही है, क्या कर रही है बच्चे? इन्वेस्ट कर रही है। इंडियन कंपनी बाहर जा रही है, वो वहां इन्वेस्ट कर रही है, ट्रेड चल रहा है, जिससे डेवलप हो रहा है भारत, है ना? ये जरूरी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी होती है, साथ कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता, यानी आप अपने देश में ही काम करते रहो, ठीक है? और क्लोज इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अगर होगी, कंट्री कभी डेवलप नहीं हो, याद रखना, ठीक है? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें डैश कहते हैं। ऑर्गेनिज्म whose cell do not have a nuclear membrane are called डैश। चलिए, उनको क्या कहेंगे? तो बच्चा क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रही हूँ, प्रोकैरियोटिक हमारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जीव की। चलिए, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो होते हैं ना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। चलो, ठीक है? तो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसमें होती है मेम्ब्रेन, ठीक है? यूकैरियोटिक्स में। ओके, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट।
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है कहलाते हैं। चलो आंसर करेंगे। डबल बॉन्ड, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या कहेंगे? आंसर करो। ओके? सेशन को बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएँगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएँगे। ऑप्शन हमारा क्या होगा? असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके? ऑप्शन डी। चलें, ठीक है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपको पिक्चर दे रखी है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रन में खादिर बेत पर था और 3 भागों में विभाजित था? चलिए आंसर करेंगे। हड़प्पन सिटी की बात कर रहा है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है? और गुजरात में थी। ओके? चलिए। का कोह, चनहू दड़ो। ठीक है, देखो चनहू दड़ो, दड़ो दड़ो वाले मैंने कहा था ये तो पाकिस्तान में है प्लेसेस, ठीक? पाकिस्तान। ओके? छोड़ दो। सुरकोटदा, धौलावीरा, सुरकोटदा, धौलावीरा दोनों के दोनों गुजरात में। ये तो दोनों दोनों गुजरात में थे। ठीक है? ओके? सुतका कोह करके जो प्लेस है ये भी गुजरात में ही है। सुतका कोह। ठीक है? ये भी गुजरात में है। लेकिन इनमें से कौन-सा है हमारा आंसर ये क्वेश्चन। अच्छा आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है? ये 3 भागों में डिवाइड था मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, जो नगर थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। लेकिन ये था 3 पार्ट्स में डिवाइड था, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। ठीक है? ओके, याद रखेंगे। तो धौलावीरा ये गुजरात में है, यहाँ से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे अच्छा मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है? सलमान रुश्दी द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय सलमान रुश्दी depicts India's journey from independence from British rule to the partition? चलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? मिडनाइट चिल्ड्रंस। ठीक है? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक है, बहुत पूछी गई बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द डैश से संबंधित था? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टर्म ऑफ उलेमा वाज एसोसिएटेड विद डैश। चलिए तो उलेमा, उलेमा जो टर्म है किस था? बच्चा आंसर करेंगे। ये कह रहा है ऑप्शन होगा हमारा सी, स्कॉलरली थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट्स। ठीक है? तो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद। चले, यानी ये विद्वान धर्म से जुड़े हुए जो है जुड़े हुए लोग होते थे, स्कॉलर्स होते थे एंड क्या होते थे बच्चा? जस्टिस के फील्ड में वर्क करते थे। चले, किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजरमेंट द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस? चले, किसका यूज करते हैं? किसका करते हैं बच्चा? तो ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी हाईग्रोमीटर, क्या होगा? हाईग्रो। ठीक है? हाईग्रोमीटर। ओके? हाइड्रोमीटर में क्या करते हैं? जल का घनत्व नापते हैं, तो वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या निरूपित करता है? चलो, बच्चा क्या होगा? उसका निवल विस्थापन यानी इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। यह मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा यह मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से यह कौन सा मंदिर है? तो बच्चा एक टेम्पल दे रखा है जो बिल्ड करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है? अब ये कह रहा है कहाँ पर है ये? तमिलनाडु कोस्ट कोरोमंडल तट। ठीक है? तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट पर है मामल्लपुरम। ठीक है? मामल्लपुरम में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, है ना? उन्हीं में से एक है। हम किस टेम्पल की बात कर रहे हैं? तो बच्चे हम कर रहे हैं शोर टेम्पल, है ना? शोर टेम्पल जिसको हम हिंदी में कहते हैं तट मंदिर। ठीक है? तट मंदिर। ठीक है? शोर टेम्पल जो तट पे होता है, तट को शोर कह देते हैं ना, तट मंदिर या शोर टेम्पल तमिलनाडु में है। ठीक है? ये पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? है ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, इनमें से कौन? चलिए, देखो,
अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है हम कह सकते हैं जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करता है? हमें पता है बच्चे राज्यसभा करेगी, ये कह रहा है निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा। तो जो हमारी राज्यों की विधानसभाएँ हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स आएँगे, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स आएँगे एंड हमारी लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स आएँगे, ठीक है? इसने पूछा है नहीं करता है। तो राज्य विधान परिषद के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो नहीं, ठीक है? तो ये कह रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी पार्टिसिपेट कौन-कौन करता है देख लो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। विधान परिषद के मेंबर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? चलिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जैसे देखो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना? तो भाई अवसर की समानता यानी सबको इक्वली एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इक्वली सबको एडमिट कार्ड आएंगे सबके, इक्वली आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, इक्वली सबके पेपर शीट बनेंगी, आप जो है इक्वली सबकी कट ऑफ जाएगी, है ना? अब कहोगे मैम फीमेल्स के लिए कुछ अपवाद छोड़कर, है ना, कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे महिलाएं हो गई, फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है ना, डिसेबल पर्सन हो गया, रिजर्वेशन की बात की गई है, एस टी, ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई, तो इन को छोड़कर बाकी सबके लिए इक्वालिटी होगी। ये आर्टिकल 6 हमारा कहता है, ठीक है? ये क्या कहता है? लोक नियोजन यानी अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 6। चलिए नेक्स्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के राज्य में है, ठीक है? बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? चलिए, तो बांदीपुर आंसर करो, कहाँ पर है बेटा? ये है कर्नाटका में, ठीक है? बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जट जटिन फिजियन जो डांस है डैश के लिए लोकप्रिय नृत्य है? चलिए, जट जटिन एंड फिजियन डांस आर पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। फोक डांस है लेकिन कहाँ का है, ठीक है? जट जटिन तो बहुत ही फेमस है, कहाँ का है? बिहार का, ठीक है? और झिझियन भी बिहार का है। ये फोक डांस फॉर्म है, याद रखेंगे। चले, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है? द फॉलोइंग आर सम फेमस फोक डांस ऑफ बिहार, जैसे झिझिया डांस है, ठीक है? कौन सा है? कजरी डांस है, सुर खिलौना डांस है, होली डांस है, झुमरी है, लोंडा डांस है, ठीक है? तो ये सारे के सारे डांस फॉर्म कहाँ? फोक डांस फॉर्म है बिहार के। क्विज होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ बच्चे। होमवर्क क्वेश्चन है, बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होगी? इन बैडमिंटन दी एंड लेंथ एंड वाइड ऑफ अ डबल्स कोर्ट विल बी डैश। तो चलिए क्या होगी? तो बच्चे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप आराम से क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसको कर देंगे, मैं आराम से आपका आंसर देख लूंगी। एंड क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, ये क्लास होती है बच्चे कब? हमारी 3 PM, ठीक है? बजे ये क्लास होती है, तो 3 PM आप इस क्लास में जुड़ जाया करो। एंड अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हो, जीके जीएस बाय छवि मैम, जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पुट अप कर सकते हैं। चले, तो हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बच्चे पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा इसका? ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप आराम से ले सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड माय डियर, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, ताकि हमारी या किसी भी टीचर की, मेरी या किसी भी टीचर की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, विद्यादान बाँटने से बढ़ता है, तो भाई बाँटते रहा करो, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू गाइज़, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सेशन को शेयर करते रहो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।